Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. In this video we are going to study the social science book of 8th class. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की सोशल साइंस बुक हमारे अतीत पार्ट 3rd. Dear students, in the 8th class there are 3 books for social science. 8th क्लास में सोशल साइंस की 3 बुक्स हैं एंड इट इज द बुक विद द कैप्शन हमारे अतीत 3rd. और ये वो बुक है जिसका शीर्षक है हमारे अतीत 3rd एंड इट इज द बुक रिलेटेड विद हिस्ट्री. और ये बुक जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज द न्यू बुक विच इज चेंज्ड दिस ईयर इन द न्यू सेशन. नए सेशन में जो चेंज हुई है बुक्स, इट इज द चेंज्ड बुक, ये बदली हुई बुक है. एंड देर आर 3 बुक्स फॉर द सोशल साइंस. 3 बुक्स आई है इस बार सोशल साइंस के लिए एंड इट इज ए बुक हमारे अतीत 3rd. हमारे अतीत 3rd ये बुक है. हमारे अतीत टॉपिक से 6th 7th में भी बुक्स है, तो उनमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है. ये पार्ट 3rd अपना 8th क्लास के लिए है. डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो फर्स्ट लेसन है वो है कैसे, कब और कहाँ. ये तीनों ही शब्द इतिहास से जोड़ करके व्याख्या इनकी की गई है कि इतिहास कैसे बना, कब बना और कहाँ पर चीजें हुई, ऐतिहासिक जो चीजें हुई. तो ये 3 जो प्रश्न हैं वो इतिहास से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं कि चीजें जो इतिहास में पढ़ी जाती है वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई. तो इस चैप्टर में इतिहास कैसे बनाया गया, इतिहास कैसे लिखा गया और इतिहास में जो पढ़ते हैं हम वो इम्पोर्टेंट क्यों हो गया. बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस लेसन में हमें पढ़ने को मिल रहे हैं. हम लोग इस लेसन में 1 पार्ट पढ़ चुके हैं. एक पार्ट इस लेसन का मैं वीडियो के थ्रू आपको दे चुका हूं एंड इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. ये आज इस लेसन का दूसरा पार्ट है. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, दे शुड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. तो उनको वो वीडियो पहले देखना चाहिए ताकि आप पूरे लेसन को कंटिन्यूअसली समझ सकें और आपके पूरा लेसन समझ में आ सके. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला जो पॉइंट है इस लेसन का वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है. तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार कि जो इतिहास में नॉर्मली जब हम इतिहास के बारे में सुनते हैं तो एक माइंड में यही चीज आती है कि बहुत सारी तारीखें होती है. इतिहास कई लोगों को कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि तारीखें बहुत याद करनी पड़ती है. तो ये तारीखें इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि तारीखें इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है क्योंकि घटनाएं, कुछ घटनाओं को इंपॉर्टेंट माना जाता है इतिहास लिखने वालों के द्वारा. तो वो जो घटनाएं होती है उनसे कोई न कोई तारीख तो जुड़ी हुई रहती है, तो इसलिए वो तारीखें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. साथ में हमने ये भी पढ़ा पिछले वीडियो में कि कई बार कई चीजों की तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो एक लंबे टाइम तक चलती रहती है और जब उसका प्रभाव दिखने लगता है, जब वो चीजें दिखने लगती है तभी उसकी शुरुआत मानी जाती है. जैसे चाय पीने का उदाहरण इसमें हमने पढ़ा था कि भारत में चाय का प्रचलन कब शुरू हुआ. तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में एक ही दिन चाय शुरू हो गई पीना. तो धीरे धीरे शुरू हुआ होगा. अंग्रेजों ने भारत में चाय लेकर आए, वही लोग चाय पीते थे. पहले भारत में चाय नहीं पी जाती थी, दूध पिया जाता था, लेकिन अंग्रेज चाय लेकर आए, धीरे धीरे लोगों ने पीना शुरू किया. तो चाय का शुरुआत तब मानी जाएगी जब लोगों में चाय पीते हुए लोग दिखना शुरू हो गए, यानी चाय का प्रचलन शुरू हो गया. ऐसा समाज में जब दिखना शुरू हो गया तब चाय शुरू हुई मानी जाएगी. तो बहुत सारी चीजों के लिए एक फिक्स तारीख नहीं हो सकती क्योंकि वो एक लंबे टाइम तक चलती रहती है. तो ये चीजें भी हमने पढ़ी.
और यहाँ चाय का एडवर्टाइज था। अंग्रेजों के ज़माने में लिप्टन चाय बिकती थी। ये एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि पुराने एडवर्टाइजमेंट्स के बारे पढ़ करके हमें कई चीज़ों का पता चलता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि तारीख पुराने हम जो इतिहास पढ़ते हैं नॉर्मली, जो इतिहास लिखा गया अंग्रेजों के ज़माने का, तो वो अंग्रेजों द्वारा ही लिखा गया और उसमें मुख्य भूमिका अंग्रेज अधिकारियों की रखी जाती थी। हर अंग्रेज अधिकारी के बारे में डिटेल से लिखा गया था, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द इतिहास लिखा गया। आम लोगों के जीवन के बारे में इतिहास नहीं लिखा गया। लेकिन क्या उन्हीं का जीवन इंपॉर्टेंट था? क्या किसान का जीवन इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या एक व्यापारी का जीवन इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या उनके बारे में नहीं लिखा जाना चाहिए था इतिहास में? तो बहुत सारी चीजें बदलाव होना भी जरूरी है। उस समय के इतिहास को एक नई तरीके से लिखने की जरूरत है, और जब इतिहास चेंज होगा तो उससे जुड़ी हुई तारीखें भी चेंज हो जाएगी। तो आज जो तारीखें इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, नई तारीखें इंपॉर्टेंट हो जाएगी इतिहास में, क्योंकि जब इतिहास की घटनाएं बदलेगी तो तारीखें भी बदलेगी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये सब बातें इसलिए आपको बताई है ताकि आप कनेक्ट हो सकें पुरानी बात से, कनेक्शन हो सके, जुड़ाव हो सके आपका। लेकिन कोई भी वीडियो आप मत छोड़िए। अगर आप वीडियो छोड़ते हैं तो फिर कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए वॉच द वीडियोज कंटिन्यूअसली, डोंट मिस एनी सिंगल वीडियो। कोई भी एक भी वीडियो आप मिस नहीं करें, कंटिन्यूअसली देखें और सुने, ध्यान से देखें इसको। तो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट ऑफ द लेसन। आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? टॉपिक है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधियां यानी टाइम पीरियड। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्र का मतलब होता है रुपए पैसे का जो ज्ञान होता है, धन का जो ज्ञान होता है, रुपया कैसे आता है जाता है, टैक्स वगैरह, ये जो सारा नॉलेज होता है ये अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस तरह का जो नॉलेज रखने वाले विद्वान होते हैं वो अर्थशास्त्री कहलाते हैं। यहां मैं बता देना चाहता हूं आपको। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक मतलब होते हैं, दार्शनिक शब्द बनाए दर्शन से। दर्शन यानी इंग्लिश में फिलोसोफर कहते हैं दार्शनिक को, फिलोसॉफी इंग्लिश में कहते हैं दर्शन शास्त्र को। दर्शन यानी व्यक्ति के जीवन के बारे में गूढ़ जो ज्ञान, जो विश्लेषण होता है वो दर्शन कहलाता है। और इस तरह के जो अध्ययन करने वाले विद्वान होते हैं वो दार्शनिक कहलाते हैं। तो ये एक व्यक्ति था स्कॉटलैंड का जो अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिक दार्शनिक था, यानी राजनीति के बारे में नॉलेज रखता था, लिखता भी था। उसने 1817 में, उसका नाम था जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने, जो कि एक अर्थशास्त्री था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, उसने 1817 में 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। वो स्कॉटलैंड का था, यानी भारत का नहीं था वो व्यक्ति। उसने तीन पार्ट में लिखी वो किताब, 3 हिस्से थे, 3 किताबों में वो पूरा उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। 3 विशाल खंड थे उसके। बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब जब ब्रिटिशर्स का शासन था भारत पर, अंग्रेजों का शासन था, उस समय के भारत को ब्रिटिश इंडिया नाम दिया उन्होंने। तो हिंदी में भी लिखा है ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत मतलब जब ब्रिटिशर्स का एक किंगडम भारत पर चलती थी, साम्राज्य था भारत पर। तो ऐसी एक किताब लिखी उसने 3 खंडों में। इस किताब में उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा था। भारत का जो इतिहास था, पहले हिंदू, प्रारंभ में भारत हिंदू बाहुल्य था, आज भी हिंदू बाहुल्य है। तो हिंदू
जो राजा लोग थे, हिंदू धर्म ही था पहले भारत में, दूसरा कोई धर्म नहीं था। प्राचीन जो धर्म है भारत का वो हिंदू है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहला काल उसने हिंदुओं का मान लिया, फिर बाद में मुस्लिमों का आगमन हुआ भारत में तो मुस्लिम कालखंड माना गया, फिर बाद में अंग्रेज आए तो ब्रिटिश। तो इस 3 कालखंडों में उसने भारत के इतिहास को बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ पहले हिंदू थे, फिर बाद में मुसलमान आ गए, मुस्लिम आ गए, फिर बाद में ब्रिटिश लोग आ गए, अंग्रेज आ गए, लोगों ने इसको मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? क्या आपको लगता है कि ये जो उसने विभाजन किया भारतीय इतिहास का, ये सही किया उसने? क्या आपको इसमें कोई समस्या दिखाई देती है? आइए देखते हैं क्या समस्या हो सकती है इसमें। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी जो टाइम पीरियड था, कोई भी एक समय था, दौर था, उसमें मेन चीजें क्या थी, उसके आधार पर हम किसी भी समय को नाम देने की कोशिश करते हैं कि उस समय, और उसको नाम किस हिसाब से दिया जाता है किसी भी कालखंड को, उसमें जो मुख्य तत्व थे उस समय, मेन जो चीजें थी, मुख्य जो बातें थी, उसके आधार पर हम समय को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। भाई आप हजारों सालों के टाइम को एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते, तो उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब डिवाइड करना किस हिसाब से है, तो आप कुछ खास बातों को पकड़ेंगे जिनके आधार पर आप समय को विभाजित करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। तो ये जो जिस आधार पर हम समय को विभाजित करते हैं, जिन शब्दों के आधार पर हम समय को विभाजित करते हैं, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिल को लगता था, ये मिल किसका नाम है? वो स्कॉटलैंड वाला जिसने वो लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो किताब लिखी थी 3 खंडों की, उसके बारे में फिर से बताया जा रहा है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। ऐसा उसको लगता था कि भारत के जो लोग हैं वो यूरोप के लोगों से पीछे हैं। इतिहास की उसकी समझदारी ये भी थी, यानी वो ये भी समझता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यानी वो ये समझता था कि अंग्रेज भारत में आए उससे पहले यहाँ राजा लोग शासन करते थे, भले ही वो हिंदू थे या मुसलमान थे, लेकिन वो तानाशाही करते थे। यहाँ पर तानाशाह लोगों का राज्य चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा वो उसकी सोच थी, असलियत में नहीं था। ऐसा उस मिल को लगता था कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ तानाशाह लोग राज्य करते थे और यहाँ पर लोगों के बीच में धार्मिक बैर था, यानी दुश्मनी थी, जातिगत बंधन थे, जाति पाति में लोग जकड़े थे और अंधविश्वास था लोगों में। ऐसा उसको मिल को लगता था। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है गतिविधि का, इसमें लिखा है अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उसके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उसके जीवन की को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह तय किया, आपने कालखंडों को किस तरह तय किया। तो आप अगर किसी व्यक्ति के, मम्मी के, आपके माताजी के जीवन को बांटना चाहते हैं तो आप उसके जीवन को किस आधार पर बांटेंगे? तो मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ तो यही रहेगा एक एज के हिसाब से बांटने का। बाल्यकाल, उनका बचपन, फिर उनकी युवा अवस्था, फिर उनकी प्रौढ़ अवस्था और फिर उनकी वृद्धावस्था। तो ये आयु के अनुसार आपको
किसी भी व्यक्ति का जीवन को बांटना उत्तम रहेगा। तो आप अगर बांटना चाहेंगे अपनी माताजी के जीवन को तो इसी आधार पर बांटना चाहिए, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो उसमें फिर जो जो घटनाएं उनके जीवन की थी वो आप लिख सकते हैं। तो अगर आप बांटेंगे तो इस आधार पर बांट सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मिल नाम का वो जो ये इतिहास लिखने वाला व्यक्ति था, जो अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था, जेम्स मिल, ये ऐसा सोचता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले तानाशाह राजा लोग राज्य करते थे और लोगों के बीच में ये धार्मिक बैरभाव था, यानी दुश्मनियां थी, जाति पाति में लोग जकड़े थे, अंधविश्वासों का बोलबाला था, ऐसा उसको लगता था। यस, मिल को सदा ही ब्रिटिश शासन, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ऐसा उसको लगता था कि ब्रिटिश और राज करते तो अच्छा रहता भारत पर, वो भारत को सभ्य बना देते, ऐसा उसको लगता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। उस मिल को ऐसा लगता था कि भारत पे अंग्रेज राज्य करते और ज्यादा तो भारत भी सभ्य बन जाता, यानी भारत पहले असभ्य था, ऐसा मानता था मिल। और उसका ये मानना था कि अगर भारत को सभ्य बनाना था तो भारत के जो यूरोप के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनका शिष्टाचार भारत में लागू करना था। अब सोचिए कि आज पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है कोरोना के कारण से, हाथ मिलाने का सिस्टम छोड़ रही है दुनिया, तो हाथ मिलाने का सिस्टम तो अंग्रेजों का है और भारत का तो नमस्ते का सिस्टम है बहुत पुराना। तो आज भारतीय शिष्टाचार को दुनिया अपना रही है और वो ये सोचता है कि अंग्रेजों का शिष्टाचार भारत में अगर लागू किया जाता तो अच्छा होता, भारत सभ्य बन जाता, ऐसा वो सोचता था। वो ये और सोचता था कला, तो भारतीय कला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। प्राचीन भारत में ऐसी ऐसी मूर्तियां बनी हुई है, ऐसी ऐसी कलाकारियां की हुई है कि आज पूरी दुनिया आज नहीं कर सकती उनको। तो क्या वो यूरोपीय देशों की कला को भारत में लागू करना चाहते थे? संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए, तो कानून तो ऐसे बने हैं अंग्रेजों के, जो आज भी भारत में चल रहे अंग्रेजों के बने हुए कानून, तो कई कानून ऐसे हैं जो जिनमें आज भी कमियां हैं, आज भी कमियां हैं उन कानूनों में। हजारों संशोधन कर दिए कानून में अंग्रेजों के में, फिर भी कमियां बाकी है। तो ऐसा कानून था अंग्रेजों का। तो वो ये सोचता था कि ऐसा अगर भारत में लागू किया जाता अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों की कला, अंग्रेजों का शिष्टाचार, तो भारत सभ्य बन जाता। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। कि भारत के लोगों को ज्ञान मिले और सुखी जीवन मिले। तो उन्होंने कैसा सुखी जीवन दिया था अंग्रेजों ने भारतीयों को, तो ये हम जानते हैं कि लोग कितने मतलब कैसे किस प्रकार का जीवन जिया लोगों ने, यानी मौत भी उनको अच्छी लगती थी। क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी को बलिदान करके भी उनके चंगुल से छुटकारा प्राप्त करना जरूरी लगता था। तो उनके राज्य में कैसा जीवन था, लोगों का कितना अत्याचार उन्होंने किया। और ये क्या कह रहा है कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था जिससे भारत को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो कैसी झूठी विचारधारा थी उसकी। क्या सुखी जीवन प्रदान किया, पूरे समाज को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। कैसे जुल्म और अत्याचार होते थे अंग्रेजों के जमाने में। तो ये बिल्कुल भ्रांति एक तरह की ये कही जा सकती है उस मिल की। उसका मानना था मिल का कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो हिंदुस्तान की प्रगति तो इतनी थी पहले के जमाने में कि आज भी कई चीजें उस लेवल की नहीं है। तो ऐसा झूठी भ्रांतियां उसके मन में थी कि हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता अंग्रेजों की मदद के लिए।
मदद के बिना। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ये जो उसकी धारणा थी मिल की, इस धारणा के अंतर्गत अंग्रेजों का जो शासन था वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, ऐसा वो सोचता था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर समय में हर समाज का योगदान रहता है। अगर मुसलमान थे तो क्या हिंदुओं का योगदान नहीं था उस समय? तो दोनों का योगदान था। तो ये किसी एक धर्म के नाम पर किसी काल को विभाजित करना उचित नहीं है। क्या इस सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? तो चलते ही थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पे आक्रमण किया, शासन किया, तो क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं थे यहाँ पर? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? शासक किसी भी धर्म के होंगे तो जिस धर्म के शासक है उस धर्म के नाम पर क्या उस युग को जाना जाएगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई मतलब नहीं होता। तो जिस नाम से आपने कोई टाइम पीरियड को डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, तो क्या दूसरे लोग नहीं थे उस समय में, या उनके जीवन का कोई मतलब नहीं था? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। प्राचीन भारत में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले भी होते थे। कुछ हिंदू धर्म को, हिंदू तो सारे अलग अलग जो परंपराएं वो हिंदू धर्म की है, लेकिन अलग अलग मत पंथ को मानने वाले लोग प्राचीन भारत में भी थे। प्राचीन भारत में भी ऐसे लोग थे जो अलग अलग देवताओं को पूजते थे। कोई किसी देवता को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई बुद्ध को पूज रहा है। बौद्ध धर्म भी बहुत फैला उस टाइम में। तो ये प्राचीन भारत में भी जो राजा लोग थे उनका एक धर्म नहीं था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण, ये जो अंग्रेजों ने वर्गीकरण किया, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अंग्रेजों ने जिस आधार पर इतिहास को बांटा, जाति धर्म के आधार पर, तो भारतीय जो इतिहासकार हैं वो उस आधार पर नहीं बांटा उन्होंने इतिहास को। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखा। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ये जो माना है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये भी सोच पश्चिम से आई है। पश्चिम का मतलब है अंग्रेजों के देश जो है भारत के पश्चिम में है, इसलिए उनको पश्चिमी देश कहा जाता है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। पश्चिमी जो देश थे वहां पर क्या था कि बहुत पहले सभ्यता नहीं थी, जंगली की तरह वो लोग रहते थे। पहले उनके पास ज्ञान विज्ञान नहीं था प्राचीन समय में, न उनके पास लोकतंत्र था, न कोई सिस्टम था, न कोई सभ्यता नाम की चीज थी। जंगली कबीलों की तरह वो रहते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, बाद में वहां पर लोकतंत्र आया, बाद में सभ्यता विकसित हुई। बहुत पुराना इतिहास नहीं है उनका। तो इसलिए वो लोग क्या है कि आधुनिक काल में ही मानते हैं कि आधुनिक काल कोई विज्ञान, वो मानते हैं कि आधुनिक काल ही विज्ञान आधुनिक काल का ही है। तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की जो बातें हैं वो आधुनिक काल से ही जुड़ी हुई है, ऐसा वो मानते हैं। जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा उचित नहीं है। ये सारी चीजें प्राचीन काल में भी थी। 5000 वर्ष पहले की ये महाभारत काल है, 5000 साल पहले का। आप सोचिए कि उस समय में क्या नहीं था, कितना डेवलप्ड थी चीजें। हथियार क्या नहीं थे, भवन कैसे थे, कैसे युद्ध होते थे, कैसे लोग रहते थे, कपड़े पहनते थे, खाना पीना।
तो कितना डेवलप्ड था उस समय भी, तो 5000 साल पुराना ये। तो ये ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में ये चीजें थी। तो ये जो धारणा है कि आधुनिक काल में ये सारी चीजें हैं, ये भी पश्चिम से आई है ये सोच। तो ये पश्चिम से आई हुई सोच है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए, यानी उन अंग्रेजों के लिए, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। ऐसा वो मानते हैं कि मध्यकालीन जो समय था उसमें ये सब चीजें नहीं थी, यानी समानता नहीं थी, तर्क नहीं था, विज्ञान नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? नहीं। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। भाई अंग्रेज अगर आधुनिक काल को समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति का युग मानते हैं, तो क्या अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज भारत पर राज्य करते थे तो भारत में ये चीजें थी क्या, समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति? नहीं, ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। आर्थिक विकास तो चौपट कर दिया अंग्रेजों ने भारत का। अंग्रेज जब भारत में आए ना, उस समय से पहले भारत के व्यापार का डंका बजता था पूरी दुनिया में। भारत की बनी हुई चीजें प्रसिद्ध थी, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के व्यापार को चौपट कर दिया और अपना व्यापार पूरी दुनिया में आगे बढ़ा दिया। तो ये जो दौर था आधुनिक जिसको बोलते हैं, वहां न तो कोई आर्थिक विकास था, न कोई प्रगति थी, लेकिन वो लोग इसको अप्रगति, यानी उनकी खुद की प्रगति हुई अंग्रेजों की। यानी वो अपने हिसाब से समय को बांटा उन्होंने, यानी वो जब खुद असभ्य थे तब उसको उन्होंने मान लिया प्राचीन काल। मध्यकाल में भी उनके पास कुछ नहीं था, फिर आधुनिक काल में उन्होंने खुद की प्रगति कर ली, बाकी लोगों को अत्याचार करके डाउन कर दिया। तो वो अपने हिसाब से उन्होंने बांटा चीजों को, समय को। ये जो धारणा है प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक वाली, ये भी अंग्रेजों से आई हुई धारणा है। तो ये कहीं पर भी ये चीजें सत्य नहीं है कि केवल आधुनिक काल में ये सब चीजें थी, भारत में तो प्राचीन काल में भी थी ये सब चीजें। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। जो अंग्रेजों का, जिसको आधुनिक युग कहा गया है, जिसमें अंग्रेजों का शासन था भारत पर, जिसको वो आधुनिक युग कहते हैं, इसको कई इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब ये औपनिवेशिक युग क्या है? औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। औपनिवेशिक युग क्या होता है? औपनिवेशिक युग, औपनिवेशिक युग क्या है? ये शब्द जो है औपनिवेशिक, ये उपनिवेश से बना है। उपनिवेश, भारत जब पूरी दुनिया में अंग्रेजों का बोलबाला था तो कई देशों पे शासन चलता था उनका, यानी इतना शासन था दुनिया में उनका कि कहते थे कि उनका सूरज कभी डूबता नहीं है। यानी कुछ देशों में सूरज डूबता है तो कुछ देशों में निकल जाता है, यानी दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर उनका शासन था। तो वो उनको उपनिवेश कहते थे अपना, उन बाकी के देशों को। तो उपनिवेशवाद क्या है, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई, यानी जिस फसल की उनको जरूरत थी उसकी खेती जबरदस्ती करवाई। भारत में नील की खेती से खेत बंजर होते थे, लेकिन जबरदस्ती किसानों को मजबूर करते थे, उनको यातनाएं देते थे नील की खेती करने की। फिर नील आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने किया। तो ये वो लोग ऐसा अत्याचार करते थे। उन्होंने क्या क्या किया, अपने खर्चों को निपटाने के लिए जबरदस्ती टैक्स लेते थे, जब लोगों से राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, जिनकी जरूरत उनको थी वो कम कीमत पर खरीदा उन्होंने। निर्यात के लिए, यानी भारत से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए जिन फसलों की उनको जरूरत थी वो खेती कराई उन्होंने जबरदस्ती। और इन सारी कोशिशों के कारण
क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। एक देश के दबदबे के कारण, एक देश के अत्याचार के कारण जब दूसरे देश में कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन? राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सबसे बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जब किसी एक देश के दबदबे के कारण दूसरे देशों में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण क्या है? औपनिवेशीकरण ये है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। देखो, इस बुक का नाम हमारा अतीत नहीं है। देखो, मैं आपको बता देता हूं, इस बुक का नाम है ना, वो हमारे अतीत है, हमारा अतीत नहीं है। हमारे अतीत, अतीत यानी होता है पुराना समय, पास्ट, अवर पास्ट। तो ये यहां पर एक पास्ट नहीं है, कई तरह के पास्ट हैं, यानी अलग अलग लोग इतिहास को अलग अलग नजर से देखते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा ना कि अंग्रेजों की नजर से इतिहास लिखा उन्होंने, उनकी नजर में तो वो उनके जो अधिकारी थे वही मेन थे, उनके ऊपर ही इतिहास लिखा हुआ उनका। समय को भी उन्होंने अपने हिसाब से बांटा। तो यहां पर कई दृष्टिकोण अपने को पढ़ने को मिलेंगे इस बुक में। हमारे अतीत, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत यानी एक से ज्यादा अतीत, ये बहुवचन बना दिए यहां पर हमारे। तो यहां पर कोई एक प्रकार का इतिहास नहीं पढ़ने को मिलेगा। यहां पर यह बात बताई जा रही है कि इतिहास को लिखने के कई नजरिए हो सकते हैं। तो इतिहास कोई एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार के इतिहास हैं। इसलिए यहां पर यह लिखा है कि सब लोग इसको एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। जैसा अंग्रेज सोचते थे वैसा सब लोग नहीं सोच रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है, यानी कई अतीतों पर केंद्रित। अतीत एक प्रकार का नहीं है, अतीत कई प्रकार के हैं। ये लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अतीत को लिखता है, इतिहास को किस दृष्टि से लिखता है, वो किन चीजों को महत्वपूर्ण मानता है, वो किस समय को महत्वपूर्ण मानता है, वो समय को किस आधार पर डिवाइड करता है। तो ये लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर एक अतीत नहीं है, कई अतीत हैं। इसलिए बुक का नाम रखा हुआ है हमारे अतीत, हमारा अतीत नहीं लिखा यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, आवर टाइम हैज ओवर नाउ। अपना जो समय है वो कंप्लीट हो गया है वीडियो का। सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो, इसलिए वीडियो हमें फिनिश करना पड़ेगा। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो मूल भाव है, वो समझने की कोशिश किया करें। ध्यान से वीडियो को देखा करें, सुना करें, और कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। जो भी वर्क आपको दिया जाए वो आप वर्क करते चलें। जो भी वर्क आपकी नोटबुक में करवाया जाए उसको लर्न करते चलें अभी से। अगर इस तरह से अपन चलेंगे तो आप अच्छे कैपेबल बनेंगे एग्जाम के लिए। इट इज़ ए बोर्ड क्लास फॉर यू। बोर्ड एग्जाम होने वाला है इस बार आपका, तो अभी से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करें। हम लोग जल्दी ही इसको कंप्लीट कर देंगे। आई थिंक हम लोग 2 वीडियोज में इसको कंप्लीट कर देंगे इस लेसन को। बुक्स आर अवेलेबल ऑन द शॉप। बुक्स अवेलेबल है, कोई पढ़ना चाहे तो ले सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। See you and bye.